अभी तक हमने पढ़े कि मध्य प्रदेश के लोकगीत क्या होते हैं, लोक नृत्य क्या होते हैं, लोक नाट्य क्या होते हैं और लोक चित्रकला क्या होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इनको पढ़ा होगा। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार चूंकि 2017 में क्वेश्चन आया था, कल की तुर्रा किससे संबंधित है, तो मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो ये हमको पता होना चाहिए। चूंकि हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला के बारे में। मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए शिल्प मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है शिल्प मतलब क्या होता है? शिल्प, शिल्प का मतलब होता है या अर्थ होता है रचना। आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि संसार के रचयिता जो है वो ब्रह्मा जी है। ठीक उसी प्रकार अगर आविष्कारों की जो रचयिता है उसमें भगवान विश्वकर्मा को पूजा जाता है या माना जाता है। ठीक उसी प्रकार ये शिल्प है, शिल्प मतलब रचना करना होता है। तो आपने देखे होंगे। और आपको चूंकि एक और बात बता दूं कि वेद है, वेद में एक वेद आता है शिल्प वेद। वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कभी वेद पढ़े तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि वेद क्या होते हैं और शिल्प वेद, अलग अलग प्रकार के वेदों के बारे में जानेंगे। तो अगर मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी शिल्पकलाएं होती है। पहला धातु शिल्प, प्रस्तर शिल्प, कंघी शिल्प, कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, हस्तशिल्प, मिट्टी शिल्प, धातु शिल्प, कांस्य शिल्प, प्रस्तर शिल्प, कंघी शिल्प, कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, हस्तशिल्प, मिट्टी शिल्प और होती है छिपा शिल्प। और एक अंत में होती है चंदेरी और महेश्वर की साड़ी। ये सभी जो होती है ये शिल्प कला के अंतर्गत आती है। धातु शिल्प, प्रस्तर शिल्प, कंघी शिल्प, कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, हस्तशिल्प, मिट्टी शिल्प, छिपा शिल्प और चंदेरी और महेश्वर की साड़ियाँ। ये है मिट्टी शिल्प। एक और बात, कभी कभी ये पूछा जाता है रचना करने वालों को क्या कहा जाता है। रचना करने वालों को रचनाकार कहा जाता है और शिल्प करने वालों को शिल्पकार कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। रचना, रचना को हम बोल सकते हैं शिल्प, करने वाला इसको हम बोलेंगे रचनाकार या हम कहेंगे शिल्पकार। इतना हो गया। चलिए, मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला, इसके अंतर्गत आएंगे धातु शिल्प, प्रस्तर शिल्प, कंघी शिल्प, कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, हस्तशिल्प, मिट्टी शिल्प, छिपा शिल्प और आएंगे चंदेरी और महेश्वरी की साड़ी। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले मिट्टी शिल्प की, मिट्टी शिल्प होता क्या है? मिट्टी शिल्प, देखिए मिट्टी, आप सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी क्या होती है और शिल्प मतलब रचना। आपने मिट्टी से बहुत सारी रचना देखी होंगी। जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं भांडे जिसको बोला जाता था उससे बहुत लोग खेलते थे।
क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों खेलते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिट्टी के भांडे, जिसको मिट्टी के बर्तन कहा जा सकता है, उसको हम भांडे कहते थे। आप लोग भी शायद यही कहते होंगे, क्योंकि बालाघाट से है, तो उससे खेला करते थे। और कहीं ना कहीं जो बड़े होकर जो गतिविधियां होती थी, उसको छोटे स्तर पर देखते थे, गतिविधियां करते थे। मतलब कहीं ना कहीं दो चार जो दोस्त लोग होते थे, वो साइड में चले जाते थे और खाना बनाते थे, पत्ते वगैरह तोड़ के लाते थे और उससे खाना बनाते थे। और ऐसा लगभग जो बड़े होकर करना चाहिए था, वो बचपन से ही करते रहते थे। इसलिए हमारा बचपन आज भी हमें याद आता है, आप लोगों को भी याद आता होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें, मिट्टी से बहुत सारी चीज, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन भी बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे मिट्टी के बर्तन, जिसमें मटका, अ, मटका और इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। परंतु हम कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम मिट्टी से दूर भागते चले जा रहे थे। परंतु आज का जो समय है, वो कहीं ना कहीं हमें मिट्टी की ओर अग्रसर कर रहा है, मिट्टी की ओर ले जा रहा है। आपने देखे होंगे, हम इको फ्रेंडली की बात करते हैं, पर्यावरण अनुकूल की बात करते हैं। आपने देखे होंगे भगवान गणेश जी की जब प्रतिमा बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हम इको फ्रेंडली प्रतिमा की बात करते हैं, मिट्टी की बनाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। परंतु आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं है या नहीं है। परंतु आज जब भी हम इको फ्रेंडली की बात करते हैं, तो उससे हमें लाभ होते हैं, सकारात्मक परिणाम हमारे समाज में हम सभी को देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार यही है मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प कौन कौन से जिलों में होती है? तो हमारे यहाँ मंडला में होती है, बैतूल में होती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर मिट्टी की जो है वो बनाई जाती है आकृति है, फिर मिट्टी से जो वस्तुएं बनाई जाती है। आपने देखे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो है मिट्टी की बहुत सारी वस्तुएं, आपने गर्मी के समय देखे होंगे कि मटके जो बेचे जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो मटके का जो जल है, वो बहुत लंबे समय तक शीतल होता है, अर्थात ठंडा रहता है। इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे, अगर हम धातु की बात करें, हर चीज के अपने लाभ और अपने नुकसान है। धातु का जल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है क्या, या फिर बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है क्या? अगर हम जैसे स्टील के बर्तन में रखें, तो गुंडी में रखें, तो क्या बहुत लंबे समय तक वो ठंडा रहता है? नहीं रहता। जबकि अभी तो मटके में अगर आज हम पानी ठंडा रखें, और उसका पानी जितना जितना पुराना होते जाएगा, उसकी जो शीतलता है, उसकी जो ठंडता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी। बढ़ती ही नहीं बढ़ती। तो यही सब आता है मिट्टी शिल्प में। आशा करता हूँ मिट्टी शिल्प समझ में आ चुका होगा। हमारे यहाँ आपने देखे होंगे मिट्टी शिल्प, न सिर्फ अपितु हम भी जब छोटे थे, तो कहीं ना कहीं मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण किया करते थे, मिट्टियों के बर्तन बनाया करते थे। आज भी देखे होंगे आपने, विवाह के अवसर पर कुछ बनाए जाते हैं, चूल्हे वगैरह छोटे छोटे बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सब मिट्टी शिल्प के अंतर्गत आता है। तो लिखना चाह रहे लिख लीजिए एक लाइन में कि मिट्टी शिल्प होता क्या है। मिट्टी के द्वारा निर्माण की गई वस्तुएं। ये जो जिले आते हैं, धार, झाबुआ, रीवा, शहडोल और बैतूल, इसमें जो है मिट्टी शिल्प की जो प्राथमिकता, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो है मिट्टियों से सामग्री बहुत ज्यादा बिकती है। ये कहा जा सकता है धार में, झाबुआ में, रीवा में, शहडोल में और बैतूल में सबसे अधिक। एक और जबलपुर संभाग का भी एक जिला है, जो कहीं ना कहीं आपका पड़ोसी भी हो सकता है, या फिर बालाघाट भी हो सकता है। तो आप अनुमान लगाइए वो कौन सा जिला है जहां पर भी मिट्टी शिल्प की बहुत ज्यादा बात की जाती है, फिर बहुत ज्यादा चर्चित है। मंडला, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त बालाघाट भी आ सकता है, लेकिन बालाघाट में उतना ज्यादा प्रभुत्व है, उतना ज्यादा व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है मिट्टी शिल्प की। हो गया। मिट्टी शिल्प के अतिरिक्त हम अगर बात करें बांस शिल्प, बांस, ये जो जानते हैं बांस, इसको इंग्लिश में बाम्बू कहा जाता है। जब भी हम बालाघाट जिले से आते हैं, या फिर बालाघाट जिले की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बांस होता था। ऐसा कहा जाता जाता था कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा 70 से 80% जो बांस होता था, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता था। और यहाँ का जो बालाघाट है, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में गोंदिया और नेपाल नगर में कागज बनाने के लिए जाता था। क्योंकि आप जिस कॉफी में लिख रहे हैं, उस कॉफी के पृष्ठ पेज जो है वो बांस के द्वारा बने होते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बांस में जो अंदर जो जल रहता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है, पीने योग्य माना जाता है बांस को। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बांस की,
तो चूंकि बालाघाट जिला बहुत मात्रा में जो है बांस से वस्तुएं बनाता है। इसका एक उदाहरण आपको मैं कान्हा किस्ली में बता सकता हूँ। कान्हा किस्ली में जो है मेले का आयोजन किया जाता है वहाँ की संस्था के द्वारा, और वहाँ पर जो वहाँ की जो जनजाति लोग हैं वो बांस के द्वारा बहुत सारे चीज बनाती है। जैसे आपने देखा होंगे बांस के स्टूल जो बांस के आते हैं, बांस की लकड़ी के स्टूल आते हैं, चेयर आती है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे। अगर हम बात करें पट्टे, पट्टे जानते हैं आप, सूपा और बहुत सारा चीज जो है वो बांस के द्वारा बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं बांस जो शिल्प है वो आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांस की अगर हम बात करें, बांस शिल्प कौन कौन से राज्यों में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मंडला में। मंडला के अतिरिक्त कहाँ कहाँ होना चाहिए, बालाघाट में, और बैतूल में भी हो जाएगा, इत्यादि। यहाँ पर जो होता है वो बांस को जो है बांस की जो प्राथमिकता दी जाती है, बांस से कहीं ना कहीं जो है वो चीज बनाए जाते हैं। झाबुआ भी लिख लीजिए, यहाँ झाबुआ भी आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये जो सामग्री कहीं ना कहीं बहुत आकर्षक अच्छी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखे होंगे कि बांस के जो स्टूल होते हैं वो अलग ही तरह से दिखते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें बालाघाट में, तो बालाघाट में एक लाठी बांस होता था। लाठी बांस क्या होता है, किसी को पता है? देखिए, लाठी बांस, लाठी बांस क्या होता है, किसी को पता है? लाठी बांस वो बांस होता है जो लाठी की तरह मजबूत होता है और सीधा होता है। इसके अतिरिक्त आपने एक लाठी गन्ना भी देखे होंगे, जो गन्ना सीधा सीधा होता है। अगर हम सामान्य बालाघाट जिले में गन्ना देखते हैं तो गन्ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लेकिन अगर इधर चले जाए बैहर की तरफ, तो आपको वहाँ गन्ने की खेती ऐसी मिलेगी जहाँ गन्ना एकदम सीधा होता है और गन्ना इतना मजबूत होता है कि एक लाठी से भी ज्यादा सशक्त होता है। सशक्त अर्थात मजबूत होता है, जो अगर यहाँ पर इधर आप चले जाएंगे तो गन्ना आप देख पाएंगे। तो लाठी बांस ये होता है जो बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता था। और बालाघाट में भी कहाँ पाया जाता था पता है बांस? बालाघाट जिला भी बहुत बड़ा है, तो बालाघाट में भी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता था? अलामता, बैहर, लालबुर्रा, किस जगह कोई बता सकता है? हाँ, नहीं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ लांची, वहां पर सर्वाधिक बांस पाया जाता था, आज भी पाया जाता है। आज भी वहां से बहुत ज्यादा बांस जाता है। परंतु कहीं ना कहीं आज जो है वो समय बदल चुका है और बांस कहीं ना कहीं कम हो चुके हैं पहले की अपेक्षा। बांस शिल्प समझ चुके हैं। अब आता है धातु शिल्प। पहले ये बताइए धातु क्या होती है? जी। जी। हाँ, वो होती है धातुएं। अगर हम धातु शिल्प मतलब ये जो धातु है उसके द्वारा शिल्पकारी की जाती है, मतलब धातु को आकृति के रूप में ढाला जा सकता है। आपने देखे होंगे पूजा स्थल में लड्डू गोपाल भगवान की मूर्ति, इसके अतिरिक्त लक्ष्मी जी, गणेश जी की प्रतिमा जो है वो धातु के द्वारा बनाई जाती है। आप प्रत्येक पूजा स्थलों में, मंदिरों में ये चीज देख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये धातु से बनाई जाती है। तो ये जो है धातु, ऐसा। और शिल्प, शिल्प मतलब कलाकारी जो की जाती है वो हाथ से की जाती है। मतलब ये जो जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अंत में मैंने हस्तशिल्प लिखा है। हस्त का मतलब हाथ, और शिल्प मतलब हाथ से जो बनाएगी रचना। आपने देखे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया कि मिट्टी शिल्प, जो मिट्टी के द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं, मिट्टी के द्वारा जो दिए, अतिरिक्त अभी जो हमारा 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन था, उस दिन कहीं ना कहीं दियों की बहुत ज्यादा प्राथमिकता और बहुत ज्यादा भूमिका थी। वो भी कौन से दिए? मिट्टी के दिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर्यावरण अनुकूल की बात करते हैं, इको फ्रेंडली की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे क्या होता है, इनसे एक तो पर्यावरण जो है उसमें अनुकूल बना रहता है, उसमें संतुलन बना रहता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, लोगों को रोजगार मिल जाता है। जो दिए जब बिकेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को रोजगार मिल जाता है, उनकी आजीविका जो है वो अच्छे से चल पाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बांस शिल्प की बात करें, तो बांस की जो द्वारा कलाकारी की जाती है, आपने देखे होंगे, मैंने आपको बताया कि बांस से तरह तरह की सामग्रियां बनाई जाती हैं, स्टूल, चेयर इत्यादि बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जिससे कहीं ना कहीं उनको रोजगार की भी प्राप्ति होती है। अब मैंने बात किया धातु शिल्प। जो धातुएं होती हैं, धातु के द्वारा जो है एक आकृति, उनको आकार में कुछ ढला जाता है, मतलब आकार आकृति दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया मूर्ति के बारे में, लड्डू गोपाल भगवान की कहें, गणेश जी की कहें, लक्ष्मी जी की कहें, या फिर और किसी की कहें, तो कहीं ना कहीं ये जो है धातु के द्वारा, धातु शिल्प में ये सब की चीज किया जाता है। धातु शिल्प समझ पाए?
धातु शिल्प की बात आता है प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प कोई किसकी? धातु शिल्प की झीलें ये होते पन्ना, टीकमगढ़, बैतूल। पन्ना में कौन सी धातु पाई जाती है? क्या? हीरा, बिल्कुल। अ, इसके बाद आता है प्रस्तर शिल्प, बैतूल। हीरा धातु नहीं है, धातु है। हाँ, पन्ना ऐसा नहीं है ना कि पन्ना में सिर्फ हीरे की बात करते हैं, इसके अतिरिक्त भी वहां पर धातु से सामग्री बनाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, इसलिए पन्ना आ गया है। अगर हम बात करें प्रस्तर शिल्प, अगर प्रस्तर जो है वो पत्थर को बहुत हिंदी या विशिष्ट रूप से हिंदी में कहा जाता है, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। अगर हम बात करें, चूंकि जो मानव है पहले आदि मानव का रूप था, है या नहीं था? था, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो हाँ था। कहीं ना कहीं हम आदि मानव थे और कहीं ना कहीं पहले हम कच्चा मांस खाया करते थे। धीरे धीरे हमने दो पत्थरों को रगड़कर उसमें आग चलाना प्रारंभ किया, तो कहीं ना कहीं पत्थरों से हमारा पहले से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमने देखे कि अगर हम नवपाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल की बात करें, जैसे जैसे हम समय जैसे जैसे हम बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं हमने पत्थरों से देखिए पहिए का निर्माण किए, पत्थरों से आग जलाने का निर्माण किए और पत्थरों से बहुत सारे हथियारों का भी निर्माण हमने करे थे पहले, जो पत्थरों का इस्तेमाल होता था। आज हम देखते हैं कि जो पुराने घर में या फिर पुराने जमाने की जो चरखी थी, जिसमें हमको चने को दला जाता था, चने से दाल का निर्माण किया जाता था, वो आज भी बहुत सारे घरों में है। इसके अतिरिक्त जो अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़े, चटनी पीसने का पत्थर जिसको सील पत्थर कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आज भी पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने पत्थरों की बहुत सारी मूर्तियां, अगर आपने नहीं देखा होंगे तो लांजी में एक जो किला है, जो कि गोंड वंश का कहा जाता है, लेकिन वो कलचुरी वंश से संबंधित है। हाँ, नहीं नहीं, अभी भी है। वहां पर एक म्यूजियम है, आप वहां पर जा सकते हैं। क्योंकि मैं वहीं से हूँ तो मैं तो जाते रहता हूँ। तो हमने देखे हैं कि वहां पत्थरों से बहुत सारी बनी आकृतियां, शिल्पकारी का मतलब मैंने आपसे कहा कि पत्थरों से कुछ भी चीज का निर्माण, ऐसी आकृतियां जो कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर आकर्षित करे या फिर हमारे लिए उपयोगी हो। जैसे कि अगर हमने बात की चरखे की, जो पत्थर का बना हुआ चरखा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरतमंद होता है, हमारे लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ, जाता जिसको बोलते थे। इसके अतिरिक्त स्टील पत्थर जो होता है, जो चटनी पीसने पीसने के और भी अन्य गतिविधियों में भी हमारे काम आता है। तो ये है प्रस्तर शिल्प, मतलब पत्थर से बनी गई रचना, मतलब पत्थर से बनी हुई आकृतियां, ये होती है प्रस्तर शिल्प। तो प्रस्तर शिल्प समझ पाए आप लोग? ये कहाँ कहाँ पर होता है? इसकी जो दो जिले हैं, एक होता है मंदसौर और दूसरा होता है रतलाम। मंदसौर और रतलाम। मंदसौर में क्या था पता है किसी को? जी, थोड़ा दूर से बोलिए। अ, हाँ, अफीम पाया जाता है। भगवान राम से संबंधित ऐसा कुछ आपको याद है? मंदोदरी का ससुराल, मायका। मंदोदरी का मायका, हाँ। भगवान सॉरी, रावण, रावण के, रावण का ससुराल। मंदोदरी का ससुराल नहीं, रावण का ससुराल। तो ठीक है, प्रस्तर का मतलब होता है, हाँ हाँ, वहां पर जो है रावण का दहन नहीं होता है, रावण को पूजनीय है, रावण की पूजा की जाती है मंदसौर में, तो ये भी कभी याद रखिएगा। तो प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, शिल्प मतलब होता है रचना। मैंने आपको बताया कि शिल्प वेद भी है। शिल्पकार, जो शिल्प को करने वाले, शिल्प की रचना करने वाला शिल्पकार कहलाता है, या फिर रचना करने वाला रचनाकार कहलाता है। पत्थर से बनी हुई समस्त आकृतियां, जी आकृतियां वो होती है जो हमारी सुविधा के लिए होती है, फिर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तो होती है पत्थर शिल्प, प्रस्तर शिल्प। अब आती है काष्ठ शिल्प। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से बनी हुई सामग्री। कौन कौन सी बता सकते हैं? टेबल, कुर्सी, दरवाजे। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी, अगर हम बात करें तो लकड़ी की तो बनाई जाती है, और इसमें लकड़ियों में भी बहुत सारी श्रेष्ठ लकड़ी मानी जाती है। सागौन को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सागौन की लकड़ी से जो भी सामग्री बनाई जाती है वो लंबे समय तक चलती है। शीशम
और बहुत सारी। बबूल को भी माना जाता है, लेकिन बबूल को उतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं बबूल थोड़ा नीचे हो जाता है। तो काष्ठ शिल्प मतलब होता है लकड़ी से बनी हुई आकृति। आपने देखे होंगे घर में दीवान, बिस्तर, सोफा सेट इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं होती है जो लकड़ी की बनाई जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी जब हम राम मंदिर की बात करते हैं 22 जनवरी को, तो राम जी का जो मंदिर होता है उसकी आकृति अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रही है, या फिर चर्चाओं में देखने को मिलती है। वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो बोलिए जोर से, किसकी बनी होती है? लकड़ी की। ठीक उसी प्रकार आप जिस टेबल में बैठे हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई है, दरवाजा आप देख पा रहे हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, इत्यादि बहुत सारी जो बात चीजें हैं वो लकड़ियों की बनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कांस्य शिल्प ये लकड़ी से बनी हुई होती है, कांस्य शिल्प। तो कांस्य शिल्प समझ पाए? इसमें आते हैं बालाघाट, मंडला, धार, बैतूल और आता है श्योपुर। चूंकि यहाँ श्योपुर का जिक्र हुआ तो श्योपुर के बारे में और एक बात बताना चाहूंगा। श्योपुर को जो है वो भारत का इथोपिया कहा जाता है, भारत का इथोपिया, इथोपिया जी। क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार है, इसलिए उसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। कहाँ शिल्प में आएंगे? लकड़ी से बनी हुई कलाकारी या फिर रचनाएं, आकृतियां, बालाघाट, मंडला, धार, बैतूल और श्योपुर। आपने देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से सागौन का जो है घना जंगल पाया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ सागौन बहुत आयात में मिलते हैं, बहुत मात्रा में मिलते हैं। मिलते नहीं मिलते? मिलते हैं ना। कहाँ पर मिलते हैं ये आप मुझे बताते चलिए, तो जिसे ज्यादा अच्छा पता हो, ज्यादा पता चलेगा। बालाघाट जिले में सागौन किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं? ऐसा तो बालाघाट का ही नाम आता है, लेकिन रजेगांव तरफ जाओ तो आगे क्या मिलेगा आपको? रजेगांव तो गोंदिया चले जाएंगे, एक तरफ लांजी चले जाएंगे। हाँ वही हर तरफ। और यहाँ पर दो जगह जो है बालाघाट में सर्वाधिक सागौन पाए जाते हैं। एक तो होता है लांजी क्षेत्र के जंगल में और दूसरा बैहर क्षेत्र के जंगल में। हाँ, तो बैहर मैंने बोल दिया ना, तो वही वाला इलाका आ जाता है का बैहर जो काना किसली। जी हाँ हाँ, बिल्कुल इसके अंतर्गत आ सकते हैं। नहीं, शिल्पकारी का मतलब ये नहीं, लकड़ी पर कोई रचना है वो भी हो सकती है। जैसे मैं लकड़ी, जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारी हम लकड़ी पर जो है कभी कभी किसी का छाया चित्र बना देते हैं, मतलब किसी की तस्वीर बना देते हैं, वो भी उसमें आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कलाकारी तो फिर भी की जा रही है, तो वो भी उसमें आ सकती है शिल्पकारी। मतलब लकड़ी के माध्यम से या फिर कहे लकड़ी पर की गई कोई भी शिल्पकारी जो होगी वो है वो काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आ जाएंगी। तो काष्ठ शिल्प समझा पाया मैं आपको? अब हम बात करेंगे छिपा शिल्प की। छिपा शिल्प कौन सी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आकृतियां, ऐसा नहीं है कि हम टेबल को बहुत सामान्य रूप से बनाएं। कई बार टेबल ऐसी भी होती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, कहीं ना कहीं अन्य जगहों से भिन्न होती है। ये टेबल आपको सामान्य नजर आ रही है, लेकिन आप कई बार जगह ऐसे देखते हैं घरों में जो सामने रहती है टेबल, टी टेबल जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ऐसा नहीं, अब तो कांच की भी आने लगी, लेकिन मैं, हाँ, मेले में आई थी, बात बिल्कुल सही की है। तो जो मेला कौन कौन गए थे? हाँ मैं भी गया था। जो मेले गए होंगे उन्होंने उस चीज को देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं लकड़ी से बहुत सारी जो वस्तुएं होती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो भी उसके अंतर्गत आ जाती है। आपने जो कहा उसके ऊपर कोई चित्रकारी की जाती है वो भी आ सकती है। मतलब लकड़ी के ऊपर शिल्पकारी कर लो या फिर लकड़ी से कोई आकृति बना लो। जैसे हमने टेबल बना लिए, चेयर बना लिए, इत्यादि बहुत सारी सामग्री बना दी, वो इसके अंतर्गत आती है। अब आती है छिपा शिल्प। छिपा शिल्प क्या होता है? प्रिंट किया जाता है। प्रिंट मतलब उसको छाप किया जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे वस्त्र वस्त्र होते हैं जिसमें हाथों से कलाकारी की जाती है, बहुत बारीक 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 कलाकारी की जाती है, वो छिपा शिल्प के अंतर्गत आती है। इसमें जो कलाकारी की हस्त से होंगी, मतलब हाथों के माध्यम से होंगे छिपा शिल्प में। अब आता है कंघी शिल्प। कंघी शिल्प को समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ।
मैं बता रहा हूँ छिपा शिल्प, कंघी शिल्प पता है किसी को? हाँ, ये जो छिपा शिल्प ये भिल्ल जनजाति का नाम आता है, भिल्ल जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जी, भिल्ल जनजाति। एक और मैं आपको बात बता दूं, भिल्ल जनजाति मध्य प्रदेश की, भिल्ल जनजाति मध्य प्रदेश की पहली बड़ी जनजाति। अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश हर चीज में पहला, और जब भी भीलों की बात आएगी तो मध्य प्रदेश पहला। एक मैंने आपको और एक चीज बताया था, द भील पुस्तक के नायक कौन है? कभी कभी पूछा जाता है, द भील पुस्तक के लेखक, द भील पुस्तक के लेखक है टीवी नायक, और द बैगा पुस्तक के लेखक है बेरियर एल्विन। कभी कभी पूछा जाता है, टीवी नायक, टी वही नायक, द भील पुस्तक, द भील पुस्तक के लिख लिए, द भील पुस्तक ये थे टी वी नायक। ठीक है, लिखे नहीं थे? अरे चलो मैं लिख दे रहा हूँ, टी वी नायक। बैगा के हैं बेरियर एल्विन। जी, एल्विन। हाँ, जी, भारत के संदर्भ में उल्टा है गोंड और दूसरी है भील। मध्य प्रदेश में तीन प्रमुख जनजाति कौन कौन सी पता है किसी को? जी नहीं, भील, गोंड और कोल। जी, कोल, कोल एक जनजाति। ठीक है, और अन्य प्रमुख जनजाति जो आपने कहा है बैगा, भारिया और सहरिया, मुख्य रूप से छह छह सात जो जनजाति जो प्रमुख है उसको हमको विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। तो कंघी शिल्प की अगर हम बात करें, हाँ कोल, कोल मतलब कोयला भी होता है, पर वो कोल नहीं, कोल एक जनजाति भी है। अगर हम बात करें कंघी शिल्प, इसमें कंघी की रेसे की तरह आपने देखे होंगे। चूंकि मुझे बहुत अच्छी कंघी तो बनाते आती नहीं, पर आई विल ट्राई, मैं प्रयास करता हूँ कंघी बनाने की। ऐसी कंघी रहती है, तो कंघी में जो रेशे रहते हैं उसी तरीके से बनाई होती है, और ये जो है बंजारा जनजाति के द्वारा की जाती है। बंजारा जनजाति, जिसको घुमक्कड़ जनजाति भी कहा जाता है, आपने देखे होंगे, कहीं पर भी चले जाती हैं, और जो उनका वोट देने का अधिकार वहीं पर होता है जहां पर वो चले जाते हैं। घुमक्कड़ जनजाति जो है बंजारा जनजाति को कहा जाता है। तो कंघी शिल्प समझ पाए? नहीं समझ पाए? ये होती है रतलाम, नीमच और उज्जैन में। जी, बता रहा हूँ, एक मिनट। ये जो कंघी शिल्प में होती है, कंघी की रेशी की तरह आकृति का निर्माण किया जाता है, ये बनाई जाती है, ये कंघी शिल्प के अंतर्गत आती है। और कंघी शिल्प जो होती है वो होती है रतलाम में, नीमच में और उज्जैन में। उज्जैन में क्या क्या है? ये देखिए, मुख्य रूप से कंघी में भी बनाई जाती है और फिर आकृतियां भी बनाई जाती है। तो ये हाँ, कंघी जैसे बालों पे लगाने के लिए हो सकता है, और बहुत बहुत तरीके तरीके से हो सकती है। अगर हम बात करें कंघी शिल्प की, तो रतलाम, नीमच और उज्जैन। उज्जैन में और क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका या अवंती जो है उज्जैन का प्राचीन नाम। कभी कभी पूछा जाता है उज्जैन का प्राचीन नाम। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पूछा जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन, ये भी पता होना चाहिए। तो कंघी शिल्प समझा पाया होगा मैं। कंघी शिल्प के बाद अब कौन सा शिल्प बचा हुआ है? लगभग हस्तशिल्प। हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ। शिल्प मतलब कला, हाथों के माध्यम से की जाने वाली कला या बनाई जाने वाली रचना, या फिर आकृति हम कहा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, कंघी शिल्प, बांस शिल्प, प्रस्तर शिल्प,
धातु शिल्प, मिट्टी शिल्प इत्यादि, वो सभी जो है हस्तशिल्प के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि वो सब हाथों के माध्यम से बनाई जाती हैं। परंतु जैसे जैसे हम समय बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आधुनिकता से परिचित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हाथों को दूर करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मशीनों को हाथों का एहसान देते जा रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? हो रहा है ना? इसके दुष्परिणाम है या फिर लाभ है, या फिर सकारात्मक परिणाम है या नकारात्मक परिणाम है? दोनों है। आप लोग? दोनों ही है, क्योंकि प्रत्येक चीज का सकारात्मक नहीं, लाभ भी है ना। चलिए, आपने उस माध्यम से कहा कि लाभ नहीं है, लेकिन लाभ ये है कि अगर आप हाथों से बना रहे हैं तो उसका एक लंबा समय लग जाता था, आप एक दिन में मुश्किल से 4 या 5 बना सकते थे उसी चीज को। लेकिन उसी चीज को अगर हम मशीनों के माध्यम से बनाया तो स्वाभाविक सी बात है, जो 4-5 थी वो सीधे उसकी जो संख्या बढ़कर 50-100 हो गई है। 50-100 हुई है, अगर एक लगभग हम अनुमान माने तो कहीं ना कहीं इसके लाभ हुए। नुकसान तो है ही कि आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तो हम जो है हस्तशिल्प की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हम हस्तशिल्प की ओर फिर से जाते जा रहे हैं। कहने की हम जितना दूर जाते जा रहे हैं, अब हम इको फ्रेंडली की ओर आ रहे हैं, फिर से पर्यावरणीय अनुकूल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसी भी चीज की तो कहीं ना कहीं मिट्टी से बनाने की बात करते हैं, और उसका एक लाभ होता है। अगर हम धातु शिल्प में, मैंने आपको पढ़ाया तो एक बात बताना भूल गया, धातु की अपना अपना एक महत्व होता है मानव शरीर को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि जो तांबे है, तांबे की कुंडी में रात में जल भरकर रखा जाए और उसको सुबह पिया जाए तो शरीर में बहुत ही सकारात्मक जो है एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और कहीं ना कहीं जो शरीर है वो सकारात्मकता से भर उठता है, ऐसा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अन्य अन्य धातुओं का अलग अलग तरीके से बात कही गई है, सभी के संदर्भ में अलग अलग कही गई। तो कहीं ना कहीं जो धातु है वो भी कहीं ना कहीं मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं उसके भी अपने एक लाभ है। चूंकि कुछ धातुएं जो है वो बहुत महंगी भी है या नहीं है? आप लोग देखते होंगे। तो हाँ, प्लेटिनम, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि धातु से जो आभूषण बनाए जाते हैं वो भी हाथ से ही बनाए जाते हैं। जैसे आपने स्वर्ण के देखे होंगे, सोने के, कुछ लोग बोलते हैं 24 कैरेट का सोना। पता है 24 कैरेट के सोने से आभूषण ही नहीं बनाए जाते, वो केवल एक बिस्किट होती है, जब तक उसमें कुछ ना कुछ मिलाया नहीं जाता। और जब उसमें कुछ मिलाएंगे मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो गुणवत्ता है वो थोड़ा सा कम होगी, और मतलब वो जो कैरेट है वो थोड़ा कम होगा, उसमें जो रिवर्स चलता है, तो थोड़ा सा कैरेट कम होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके उससे आभूषण बनाई जा सकती है, प्योर गोल्ड की नहीं बनाई जा सकती। तो हस्तशिल्प की अगर हम बात करें, हस्त मतलब होता है हाथ, शिल्प मतलब होती है रचना। आपको मैंने बताया कि शिल्प करने वाला रचनाकार कहलाता है या फिर शिल्पकार कहलाता है। अगर हम शिल्पकार के रूप में किसे देखते हैं विश्व के, या फिर हमारी पृथ्वी के शिल्पकार के रूप में किसे देखते हैं? ब्रह्मा जी को देखते हैं। देखिए ये यही होता है, कुछ लोग ब्रह्मा जी कहते हैं, कुछ लोग विश्वकर्मा जी कहते हैं। हालांकि विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी ने बनाया। देखिए मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं, और मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि हम बात करेंगे हस्तशिल्प की। हस्त मतलब हाथ से बनाए गए शिल्प, जो मैंने आपको बताया कंघी शिल्प मतलब जो कंघी, और बांस शिल्प, जो मैंने आपको बताया कि बांस होता क्या है और बांस से क्या क्या चीज बनाई जाती है। तो ये सब चीजें जो हाथ से बनाई जाती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको अब हमारा ही उदाहरण दे दूं, तो आपको मैंने कान्हा का उदाहरण बताया। कान्हे में मेला का आयोजित मेला का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जहाँ पर वहाँ की जो, हाँ हाँ, बांस की, इसमें मिट्टी के बहुत सारी, मतलब वहाँ जो है 3-4 प्रकार के शिल्प जो है कान्हा में आप देख पाएंगे। हाँ, ये सभी जगह है, सभी जगह पर मैं हमारे यहाँ, हाँ मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बांस, 70 से 80% बांस कहाँ, सॉरी, बांस कहाँ पर होता है? बालाघाट में। ठीक उसी प्रकार आपने गर्रा में कहा, गर्रा में भी होता है, लांजी में भी होता है, बहिर में भी होता है, और संभवतः बालाघाट के लगभग हाँ प्रत्येक तहसील में होता है। बात करें हस्तशिल्प की, तो हमने देखी कि बांसों के माध्यम से बहुत तरह तरह की कलाकारी की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, धातु के माध्यम से की जाती है, मिट्टी के माध्यम से की जाती है। हमारे यहाँ जो है चिड़गाना में चित्रकारी बहुत अच्छी की जाती है। कहने की मिट्टी से जो मिट्टी से जो वस्तुएं बनाई जाती है उनकी जो डिमांड है वो ऊपर तक, मतलब बहुत देशों तक है। आपने देखा कि कान्हा जो है वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है, यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो वस्तुएं होती हैं इनका लाभ, और कहीं ना कहीं ये दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, और कहीं ना कहीं जो हमें अच्छा लगता है कहीं ना कहीं हम उस चीज को खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उसका उपयोग जानकर, और उपयोग जान के उसके मानव शरीर को लाभ ही है। क्योंकि मिट्टी शिल्प से या फिर मिट्टी के द्वारा बनाई गई वस्तुएं से कोई दुष्परिणाम नहीं है। पहले ये होता था, अगर मैं पुराने समय की बात करूं, नवपाषाण काल की बात करूं, पुरापाषाण काल की बात करूं, तो मिट्टियों के बर्तन में खाना बनाया जाता था। कि आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो
देखिए जैसे जैसे हम समय के साथ बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना विकास करते जाएंगे। कहीं ना कहीं मिट्टी के जो बर्तन है उसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है धातु की अपेक्षा। सफाई में भी दिक्कत आती है और कहें कि वो बहुत ज्यादा गर्म होने पर फूट जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उस मिट्टी को बहुत ज्यादा आप गर्म करेंगे तो उसमें क्रेक आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी या फिर वो फूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मिट्टी के जो बर्तन में जो बनाया हुआ खाना है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं, स्वादिष्ट वाली बात तो वो स्वयं पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार का मसाला डाल रहे हैं, किस प्रकार से हम बना रहे हैं। हाँ कुछ। हाँ बिल्कुल। तो हस्तशिल्प मतलब हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें। हस्तशिल्प में क्या क्या आ जाएगी, कोई बता सकता है? लगभग सभी आ जाएंगे, मैं चाह रहा हूँ कि वस्तुएं बताएं आप लोग, ताकि वस्तुएं बताएं। कपड़े, हाँ कपड़े भी आ सकते हैं। हाँ कंघी भी, गहने, ये सभी चीज आ जाती है। अगर हम बात करें हस्तशिल्प, समझ पाए आप लोग? अब हम बात करते हैं चंदेरी और महेश्वरी की साड़ी। हाँ देखिए, हस्तशिल्प में आप तर्क लगाइए, हस्तशिल्प सभी के लिए है। तो लगभग मैंने जितने भी जिले बताया, लगभग सभी को सम्मिलित कर सकते हैं आप हस्तशिल्प में। तो इसे अलग से बताने की तो जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें चंदेरी, वो महेश्वर की साड़ी। चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल। और महेश्वर? उज्जैन, इंदौर। जी। उज्जैन, महेश्वर कहाँ इंदौर में पड़ता है, कहाँ उज्जैन में पड़ता है? उज्जैन में महाकालेश्वर, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। महेश्वर पड़ता है कहाँ पड़ता है, बताइए? शायद नहीं। नहीं नहीं, महेश्वर पड़ता है खरगोन में। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। और ये पड़ता है अशोकनगर। अगर हम बात करें कि महेश्वर की साड़ी, यहाँ पर जो है साड़ियों का निर्माण जो है वो हाथों से किया जाता है। और कहीं ना कहीं इसको जो है वो जीआई टैग मिला है। जीआई टैग पता है ना किसी को, सभी को? क्या होता है जीआई टैग? हाँ, क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन पता होना चाहिए जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर विशेष वस्तुओं के संरक्षण के लिए किसी वस्तु को दिया जाता है, ये होता है जीआई टैग। इसमें जो होता है उस उत्पाद को जो है कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। मतलब यहाँ अगर जीआई टैग मिला है तो ये केवल इसी क्षेत्र के लिए, मैं इसकी बाहर कॉपी नहीं कर सकता। ये होता है जीआई टैग। इंडिकेशन, INDICATIONS। अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में किसे मिला है? चिन्नौर चावल। कहाँ पर होता है बालाघाट में? बालाघाट में जीआई टैग मिला, मंडला में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मंडला में होता है, मैं मान रहा हूँ। कहाँ? ये सिवनी, सिवनी वाला क्षेत्र जो होता है ना, सिवनी जो हमारा पड़ोसी जिला है, मतलब बालाघाट में ही बोल रहा हूँ। तो वो वाले क्षेत्र में, वाले एरिया में जो है वो ज्यादा होता है चिन्नौर चावल। हाँ, चिन्नौर चावल खाया है किसी ने क्या, चिन्नौर चावल? देखिए रेलवे स्टेशन में दुकान नहीं रहती, वहां पर मिलता है। हाँ, मेला का तो नहीं पता, मैंने खा चुका है। चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियाँ, इन दोनों को जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। बालाघाट में चिन्नौर चावल को मिला हुआ है, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे को मिला हुआ है। जी, और इसके अतिरिक्त भी और बहुत कुछ, रतलाम में सेव को मिला हुआ है, रतलामी सेव, और बहुत सारी चीजों को मिला हुआ है। चंदेरी महेश्वर में क्या होता है, जो बुनकर जो होते हैं, बुनकर मतलब क्या होता है पता है किसी को? जी, कपड़े बुनने वाले होते हैं बुनकर। कहीं ना कहीं उनकी जो है उनको खतरा हो रहा था, मतलब उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसको जीआई टैग मिल गया तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया। और आज जो है उन लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब महेश्वर और चंदेरी दोनों की साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये समझ पाए आप? चलिए।
अगर हम बात करें कि मैंने आपको बताया कि शिल्पकार रचना करने वाला होता है रचनाकार, रचना को कहा जाता है शिल्प, हिंदी में कहा जाता है शिल्प। शिल्प करने वाला शिल्पकार। मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला जो हाँ आज हम पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला में आएंगी मिट्टी शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, कंघी शिल्प, प्रस्तर शिल्प, हस्तशिल्प और चंदेरी और महेश्वर की साड़ी और बांध शिल्प, धातु शिल्प, ये सब चीज आ जाएंगी शिल्प। शिल्प का मतलब होता है रचना। धातु मतलब धातु से संबंधित, धातु क्या होती है आपने बता दिया है, आप जानते भी हैं कि धातु क्या होती है। प्रस्तर, प्रस्तर इसको विशिष्ट हिंदी में कहा जाता है। प्रस्तर का सामान्य अर्थ होता है पत्थर। उसके बाद होता है कंघी शिल्प। मैंने आपको बताया कि कंघी क्या होती है, कंघी से आप लोग परिचित भी हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ पत्थर में सभी चीज पत्थर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक विशेष प्रकार की मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ। पत्थर मतलब जो मार्बल से लेके आप जिस भी पत्थर की बात करें वो सभी चीज पत्थर में सम्मिलित हो सकते हैं। अब आती है बांस शिल्प। तो मैंने आपको बताया कि बांस, चूंकि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले से आता है और आप सौभाग्यशाली कि आप उसी बालाघाट से आते हैं, मैं भी उसी बालाघाट से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। तो ये बांस शिल्प, बांस के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है और जो कहीं ना कहीं मैंने आपको वस्तु के बारे में बताया कि बांस, बालाघाट जिले में कौन सा बांस प्रख्यात है, मैंने आपको बताया, गन्ने का उदाहरण भी दिया, आप लोग भूल जाते हैं बड़े जल्दी। लाठी बांस। लाठी बांस कैसा बांस है, सीधा एक बांस माना जाता है जो कि मजबूत या सशक्त बांस माना जाता है, तो ये लाठी बांस। अब आती है हस्तशिल्प। हस्त मतलब हाथों से द्वारा बनाई गई शिल्पकारी, हस्तशिल्प। अब हम बात करेंगे मिट्टी शिल्प, मिट्टी के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं। छिपा शिल्प मतलब जो कपड़े ऊपर जो है वो रचनाएं की जाती है, फिर आकृति उकेरी जाती है, वो शिल्प छिपा शिल्प। और चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियाँ, आप समझ पाए? चलिए आप समझ पाए तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कितना समझ पाए। अभी तक लगभग हमने 5 लेक्चर पढ़े, मध्य प्रदेश की लोकगीत, लोक नृत्य, लोक चित्रकला, लोक शिल्पकला और लोक नाट्य। पढ़े नहीं पढ़े? मैंने आपको 4 क्षेत्र बताया था, आप लोग बताते चलेंगे कौन कौन से 4 क्षेत्र बताया था। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगर मैंने बात करूं तो बघेलखंड और बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में भी आता है। कुछ जिले ऐसे भी थे जो दोनों जगह पर कॉमन नजर आ रहे थे, दोनों जगह पर नजर आ रहे थे, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्थान होते हैं, जैसे कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ पर मराठी बोली जाती है, तो मेरी भाषा में कहीं ना कहीं मराठी जो है विद्यमान हो जाएगी। ठीक इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि अगर आप लोग मराठी बोलते हैं और आप लोग हिंदी भाषी लोगों के साथ थोड़ा बॉर्डर में, सीमावर्ती जिलों में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा है उसमें भी हिंदी नजर आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। ठीक उसी प्रकार बुंदेलखंड और बघेलखंड का था। बुंदेलखंड और बघेलखंड में कुछ क्षेत्र ऐसा था जहाँ के कुछ लोग बुंदेलखंडी और बघेलखंडी दोनों मिश्रित बोलते थे, और ठीक उसी तरह यहाँ पर भी था। तो समझ पाए? मैंने आपको 4 क्षेत्र बताया था, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये बताया था कि मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। आप समझ पाए थे? इसके अतिरिक्त तो कुछ लोग ये भी पूछे थे कि जो बालाघाट है ये क्यों नहीं आता। तो मैंने आपको सुविधा की दृष्टि से 4 क्षेत्र बताया था, लेकिन 5वां क्षेत्र भी होता है जिसको महाकौशल कहा जाता है। महाकौशल में पूरा जबलपुर संभाग आ जाता है, और आप बालाघाट जहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी महाकौशल का एक भाग है। एक और ग्वालियर क्षेत्र होता है, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया। लेकिन वहाँ का कुछ क्षेत्र मैंने आपको बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में क्षेत्र में कुछ जिलों को बताया था। इसके अतिरिक्त श्योपुर की मैंने आपको बात किया था। श्योपुर में जो कि श्योपुर में और क्या है कुछ पता है नेशनल पार्क से संबंधित? कुनो नेशनल पार्क ही है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी हिचकते हैं आप लोग, बोल नहीं पाते। बोलना चाहिए, गलत हो तो गलत हो। कुनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में स्थित है। तो श्योपुर को, दूसरा मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, कभी भी पूछा जाता है भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, किसे कहा जाता है? श्योपुर। क्यों कहा जाता है? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है पता है ना? क्या होता है? अनियमित ग्रोथ। वजन, हाइट, ये सभी चीज उसमें आ जाएगी शिवपुर की, अगर हम बात करें। अब आते हैं हम मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेल की बात करें। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? ठीक है, याद है आपको? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था 5 चीज होते हैं हम,
कौन कौन सी? सभी लोग गाना गाते हैं? जी बिल्कुल। गान नाचिस। जो पहला है मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर दूं, आप लोग देख लीजिएगा। 5 बातें हम पढ़ते हैं: लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। लोक गान क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में जो गान गाया जाता है उसे लोक गान कहा जाता है। लोक ठीक है, लोक सब में लगा हुआ है, उस बदलते जाइएगा। लोक गान, फिर लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। मैंने आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मार्च। लोक नाट्य? लोक नाट्य राई। लोक नाट्य मार्च है, लोक नृत्य राई, बिल्कुल। कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रबलता के साथ देना है। थोड़ा सा विलंब से उत्तर दे, लेकिन उत्तर सही दे। धातु शिल्प मैंने आपको बताया, प्रस्तर शिल्प भी बताया। इसकी तस्वीर देखना चाह रहे हैं आप कि धातु शिल्प मिट्टी शिल्प में क्या क्या आ जाएंगे? सर आपसे चाहूंगा कि इनकी तो तस्वीर, मिट्टी शिल्प। ऐसे ये बताइए, सभी लोग बचपन में भांडे से खेले या नहीं? मतलब बर्तन जो थे उससे खेले या नहीं खेले? सभी लोग खेले? आप खेले या नहीं खेले? नहीं खेले? खेलना चाहिए था, बचपन बहुत ही प्यारा होता है। हाँ बिल्कुल। जी। देख लीजिए, है ना? मिट्टी शिल्प की अगर हम बात करें तो ये देखिए मूर्ति आप देख पा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ये अगर आप रांची के किले में जाएंगे तो इस तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन पत्थर की मिलेगी। आ, ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं दिए, बर्तन छोटे छोटे जिसको भांडे कहा जाता है, ये आकृति आप देख पा रहे हैं। ये भी देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं। ये देखिए मिट्टी के बहुत सारे, मैंने आपको जो बताया था कढ़ाई इत्यादि वस्तुएं। अगर ये भी देख पा रहे हैं आप, मिट्टी पर ये देखिए, ये जो कलाकारी कितने बारीकी से की गई है, देख पा रहे हैं ना? ये जो सभी है ये मिट्टी शिल्प के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो आप जितने को भी देख पा रहे हैं, ये क्या क्या बना रहे हैं? मटका बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दिया भी इसी तरीके से बनाया जाता है, पहिया रहता है, पहिए को हाथ से घुमाया जाता है। किसी ने बनते हुए देखा है क्या? आपने देखे? चलिए, मेरे घर के पड़ोस में ही है, 100 मीटर 300 मीटर दूरी पर। मैं तो घर जाता हूँ तो देखते ही रहता हूँ। ये क्या है? कप। ये बिल्कुल। ये अंतिम समय में कब बहुत बहुत मात्रा में इसका उपयोग किया था? कब किया था? अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, 22 जनवरी। तो मिट्टी शिल्प समझ पाए आप लोग? हाँ बिल्कुल। ये क्या है? कौन कौन यूज करता है अब वर्तमान समय में? कौन यूज करता है आप में से कोई? नहीं है, नहीं यूज कौन करता है, उपयोग कौन करता है? हाँ मतलब कर रहे हैं ना, तो चलिए इसके बहुत लाभ होते हैं। मैं खुद नहीं करता हूँ, है ना? ये ठीक है ना? मिट्टी शिल्प के बाद हम आते हैं धातु शिल्प की ओर। सर धातु शिल्प, धातु शिल्प मतलब यही आकृतियां ऐसी तरीके से हो सकती है, बस परिवर्तन इतना होगा कि ये जो है ये मिट्टी की थी, अब वो धातु की हो जाएगी। देखिए ये धातु है, ये देख पा रहे हैं क्या है? ये कुत्ता ही नजर आ रहा है, ठीक है? ये क्या है? घंटी, इससे तो परिचित है सभी लोग। ये दिया। ये देखिए जब इसको ये मुझे समझ में आई जब पहले राजा महाराजा आते थे और जब वो आते थे तो एकदम बजाते थे उनके सामने कि राजा महाराजा हासिल है। वो उस तरीके से हो सकती है। ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये क्या है? बारह सिंगा, परिचित है सभी लोग। ये क्लियर नहीं दिख रही? ये ये देखिए ये क्या है? हाथी, हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या फिर राजा बैठा हुआ है, और हाथी में जो है उसके पैरों में पहिए लगे हुए हैं, ठीक है?
अगर अब हम बात करेंगे बांस शिल्प की। हाँ हाँ, बांस। ये देखिए, मैं आपको यही इसी की बात कर रहा था। कान्हा किसली में अगर आप बात चले जाए तो वहां पर जो मेला है, फिर वहां पर जो जनजातीय लोग रहते हैं, वो इस तरह की आकृतियां बनाई जाती है। होते नहीं होते? हाँ। कान्हा में कौन सी जनजाति निवास करती है? हाँ। विशेष रूप से कोई नहीं, भील और कोट। कोई भी बना सकता है ऐसी जनजाति है, बिल्कुल तुमने सही बोले। ये आप भी बना सकते हैं, लेकिन आप में वो कलाकारी होना चाहिए, आप में वो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। ये देखिए सूपे, मैंने इसको सूपा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? सूपा ही बोलते हैं, निश्चित सी बात है, आप भी बालाघाट से आते हैं, मैं भी बालाघाट से आता हूँ, तो सूपा ही बोलते होंगे। ये कुछ लोग सही बोल रहे हैं, ये मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसको टुकनिया बोल सकते हैं। ठीक, ये इसी प्रकार ये देखिए, ये जो है व्यापार कर रहे हैं लोग, मतलब वो जो बेच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल रहा है। ठीक इसी तरह ये देखिए आप, और भी बहुत सारा आप देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्टूल भी होता है, स्टूल और सोफे, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, वो भी होता है। अब कंघी शिल्प दिख रही है? दिख रही है, लकड़ी की कंघी शिल्प, ये देख ली, ये देख ली है। ये मैंने आपको यही बोला था, बालों पर। ये कंघी से थोड़ी भिन्न नजर आ रही है ना। सामान्य रूप से कंघियां ऐसी होती हैं, ये भी कंघी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ, हाँ ये बोल सकते हैं। ये देखिए, ये है कंघी शिल्प के अंतर्गत आएगा। अब कंघी शिल्प की बात आएंगे हम, प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प, प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर। प्रस्तर शिल्प यहाँ में से किस किसने देखा हुआ है, बताएं? कुछ लोगों ने हाथ नीचे अर्थात उन्होंने देखा नहीं है, चलिए आप देख लीजिए। हाँ, बोल सकते हैं प्रस्तर शिल्प। ये देखिए, प्रस्तर शिल्प आप बहुत सारी किले, किले में तो सभी लोग गए होंगे किसी ना किसी किले में, वहां पर आप देखे होंगे पत्थरों से जो निर्माण की गई मूर्तियां, वो प्रस्तर शिल्प के रूप में देखी जाती है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो शिवलिंग जो पुराने समय की नजर आ रही है। भेड़ाघाट कौन कौन गए? आप आप वहां पर मिल सकती है, आराम से मिल जाएंगी वहां पर। हाँ, वहां पर बहुत सारी, मैंने खुद ने देखा है, मैं आज तक 3 बार भेड़ाघाट गया हूँ। चित्रकूट में बहुत, वहां पर भी मिल सकती है, महेश्वर यहाँ पर भी मिल जाएंगी आपको। तो ये समझ पाए। अ, इसके बाद आएंगे काष्ठ शिल्प। ये है काष्ठ शिल्प, देख पा रहे हैं? ये काष्ठ शिल्प है, लकड़ी के ही है पूरे, काष्ठ शिल्प। हाँ। अब अंतिम में आप देख लीजिए अच्छे से, ये कांस्य शिल्प के उदाहरण आपको नजर आ रहे हैं, ये कांस्य शिल्प, कांस्य शिल्प, कांस्य शिल्प, कांस्य शिल्प। ये देखिए कहीं ना कहीं ये सजावटी बहुत। छिपा शिल्प, छिपा शिल्प, छिपा शिल्प, हाँ, प्रिंट। ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा कपड़ों पर जो हाथ के माध्यम से आकृतियां बनाई जाती है, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कुछ विशेष लोगों के द्वारा बनाई जाती। मैंने आपको इसमें भील जनजाति लिखाया था ना, भील। ऐसा नहीं है कुछ विशेष, क्योंकि मैंने इसका व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, मेरे एक मित्र हैं, वो ये काम करते हैं, हाथों से बहुत ही अच्छी कलाकारी करते हैं, तो इस चीज को मैंने देखा है। तो ये आप देख पा रहे हैं छिपा शिल्प। छिपा मतलब कपड़ों पर हाथ के द्वारा बनाई गई आकृतियां, छिपा शिल्प। अब अंतिम कौन सा बचा है? कोई बचा हुआ है? चंदेरी और महेश्वर की साड़ी, इसको भी देख लीजिए। देखिए, चंदेरी साड़ी की पहचान ऐसे देखकर नहीं की जा सकती, उसको हाथ के द्वारा बनाई जाती है। इससे समझ में आ रहा है आपको कि ये हो सकता है कि हाथ के द्वारा बनाई गई है। तो ये नजर आ रही चंदेरी और महेश्वर की साड़ी, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई का मैंने फुल फॉर्म बताया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है,
तो ये जो है चंदेरी और महेश्वरी की साड़ी आपको नजर आ रही है। ये देख पा रहे हैं, ये आकृतियां हाथों के माध्यम से बनाई गई है। ये देख लीजिए, ये बारीक बारीक से, मतलब कितना एकदम बारीकी से इस चीज को नक्काशी करना, इस चीज को बनाना कितना बारीकी से बनाना पड़ता है। तो ये समझ पाए चंदेरी और महेश्वरी की साड़ी। आशा करता हूँ मैं आपको महेश्वरी की भी साड़ी देख लीजिए, यह है महेश्वरी की साड़ी। है तो दोनों की साड़ी हाथ से ही बनाई जाती है, लेकिन स्थान स्थान का अंतर होता है ना। जैसे कि मैंने कुछ चीज बालाघाट से खरीदी तो मैं बोलूंगा बालाघाट से खरीदी हूँ, लाजी से खरीदूंगा तो बोलूंगा लाजी से खरीदा हूँ। पर है तो दोनों चीज एक ही, पर स्थान अलग अलग है ना। ठीक उसी प्रकार साड़ियां तो एक ही है, बनाई दोनों हाथ से ही जाती है, लेकिन स्थान और जगह का परिवर्तन है। कुछ बनाई जाती है चंदेरी में, कुछ बनाई जाती है महेश्वर में। महेश्वर कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है? खरगोन में आती है। हाँ खरगोन। हाँ, ओमकारेश्वर खंडवा में। तो ये देख पाए आप साड़ी, देख लीजिए, नॉर्मल साड़ी है। देखिए आपको सामान्य उसमें देखने में नजर आ रही है कि वो नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन देखिए, हाँ चलिए मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ। चलिए आपको, आपने कहीं की महंगी और मूल्यवान और कम मूल्यवान, इसका मैं थोड़ा सा अंतर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मूल्यवान वस्तु वे होती है जो हाथों के द्वारा बनाई जाती है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैंने आपको बताया कि एक साड़ी एक हाथ से, मतलब एक व्यक्ति 3 दिन में तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं उसको 3 दिन का उसको लागत, इसका रोजगार निकालना होगा। लेकिन अगर हम बात करें मशीनों की, तो मशीन एक साड़ी तैयार करने में मात्र 1 घंटा, 1 घंटा भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 5 मिनट से 10 मिनट में एक साड़ी तैयार कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो मशीनों के द्वारा जो तैयार की गई साड़ी, उसका एक अलग महत्व होता है, और हाथों के द्वारा जो बनाई गई जो साड़ी होता है, उसका एक अलग महत्व होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, जो तस्वीर की हम बात करते हैं, जो प्रिंट से सीधे निकल के आती है, उसका एक अलग महत्व होता है, और जो हाथ के द्वारा हमारी तस्वीर बनाई जाती है, उनका महत्व अलग होता है। लोग ज्यादा किसको पसंद करते हैं, हाथों के द्वारा मिली। परंतु चूंकि हम जैसे जैसे आधुनिकता विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तकनीकी से जुड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तकनीकी का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो मेरा लेक्चर है लोक शिल्पकला, मध्य प्रदेश की लोक शिल्पकला, आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। किसी के कोई प्रश्न नहीं है? आज के लिए इतना ही।